महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर और झारखंड में दूसरे फेज के लिए 38 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनके अलावा कई राज्यों में उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। महाराष्ट्र में कई दिग्गज नेता जैसे शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके पूर्ववर्ती साथ ही उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी तरफ झारखंड की जनता भी दूसरे फेज में वोट डाल रही है, जहां पर मुकाबला सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 पर आज वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वोटिंग जारी है, जहां महाराष्ट्र में सिंगल फेज के अंदर पहले ही फेज में 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के अंदर दूसरे फेज में आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 38 सीटें शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज 9 सीटों पर उपचुनाव है, बाईपोल इलेक्शन है। पंजाब के अंदर बाईपोल इलेक्शन है। इसके अलावा 5 राज्यों की 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर बाईपोल इलेक्शन है, जिनमें से 1 सीट लोकसभा की है और बाकी 14 सीटें विधानसभा की है, जहां पर बाईपोल इलेक्शन है। और ये 4 तस्वीरें जहां पहली महाराष्ट्र की है, जिसमें मोहन भागवत समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह भी प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बाईपोल इलेक्शन है, किस तरह से देख रहे हैं? 9 बज चुके हैं और कितनी वोटिंग परसेंटेज अभी सामने आई है, अगर मोटा मोटी बात करें तो? जी, मैं बता दूं कि आज जिस तरह से बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, आज प्रयागराज के फूलपुर में आज उपचुनाव है और अभी सुबह से ही 7 बजे से ही लोग अपने अपने घरों से निकल करके अपने पोलिंग बूथ में जा करके अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि अभी 2 घंटे के अंतराल में सिर्फ 10% ही वोट पड़ पाए हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं पे अभी भीड़ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है। बहुत ज्यादा पोलिंग बूथों पर अभी लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे कि कहा जाए कि फूलपुर क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र में भी आता है, वो विधानसभा में ज्यादातर ग्रामीण लोग हैं। तो कुछ ग्रामीण सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक जाएंगे, कुछ ग्रामीण अपने घर का काम करने के बाद वह फिर से दोबारा जाएंगे। और कहीं ना कहीं बता दूं कि अभी 9 बजे के बाद लगभग 10-11 के आसपास भीड़ जा सकती है और वहां पर लोग वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फूलपुर में बीजेपी ने प्रचार किया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 2 बार आए, उन्होंने प्रचार किया, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आए, उन्होंने प्रचार किया, और कहीं ना कहीं पे फूलपुर का जो चुनाव है वो बहुत अहम माना जा रहा है। और इसको देख करके जनता भी बहुत ज्यादा सजग है और जनता इसमें बिल्कुल वोट करेगी। और अभी शाम तक ये देखने वाली बात होगी कितने परसेंटेज वोट पड़ेगा। फिलहाल जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 60% वोट पड़ने की उम्मीद है, पर देखना ही है कि क्या पता कि कहीं ज्यादा भी हो सकता है और कहीं कम भी हो सकता है। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखिए 9 सीटों पर इन उपचुनाव में जहां पर जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है, जो 5 सीटें एनडीए के पास है वो तो एनडीए के पास ही रहे, लेकिन जो 4 सीटें समाजवादी की पार्टी के पास है उनको भी जीता जाए। और जो तमाम नारे यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इन चुनाव में दिए गए हैं वो उन नारों के साथ चल रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा में पीडीए के नारे के तहत सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, उसी नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां पर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हर पार्टी ने की है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है, एआईएमआईएम की बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए, आजाद समाज पार्टी कांशीराम की बात कर लीजिए, वो भी इस चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो वोट शिफ्टिंग होगी या वोट काटने की बात होगी वो इन पार्टियों की ओर से भी की जाएगी। जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस तरह से इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा के साथ साथ बसपा ने भी इस बार अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इस बार बसपा भी उपचुनाव लड़ रही है। एक तरह से आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है, जिसके चंद्रशेखर रावण उसके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं पे वोट समीकरण एक तरह से बटा भी दिख रहा है।
चूंकि आपको बता दें कि मायावती एक तरह से अपना एक उनका रिजर्व वोट कह लीजिए, जो कि जी एक अपना उनका दलितों का वोट है, वो अब रिजर्व वोट रह गया है। तो मायावती को कहीं जी न कहीं दलितों को वोट मिलने की उम्मीदें हैं। और आजाद समाज पार्टी में कहीं ना कहीं जिस तरह से फूलपुर में उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, जी वहां पर वो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने के बाद मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम एवं यादव वोटरों की बहुत ज्यादा संख्या है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पीडीए जो उनका अपना मोटो रहा है कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी, जी वो लेकर के जो है कहीं ना कहीं उसको भी अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का यही कहना है कि हमारे पास वोट बैंक ज्यादा है। और एक तरफ कहीं दूसरी तरफ बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा भी यह कहती है कि हमारे पास जो वोट बैंक है वो हर समीकरण के लोगों का है, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे वो आपका जी जनरल कास्ट में हो, चाहे वो अपना पिछड़ा दलित हो, कोई भी हो। पर भाजपा में जी यह दावा भी है कि भाजपा बटो और कटो की राजनीति, इस बार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, उस पे जो है कई तरह से राजनीति हुई। इस पे अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की और अन्य राजनेताओं ने टिप्पणी की। फिलहाल अभी देखना यह है कि यह जो जाति समीकरण है, अब बात करें अगर फूलपुर की, तो फूलपुर में जो जाति समीकरण यही कहता है कि यहाँ पर मुस्लिम और यादव, अखिलेश यादव उसको देख रहे हैं कि मुस्लिम और यादव उनको वोट करेंगे। और भाजपा की बात करें तो भाजपा ये कहती है कि उनके पास जनरल सीटें हैं, ओबीसी है। और एक तरह से जिस तरह से जी उन्होंने एक दीपक पटेल जैसे कैंडिडेट को उतारा है, तो कहीं ना कहीं उनको पटेल जाति लॉबी का भी उनको फायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए क्योंकि सुबह ठंड भी रहती है, कोहरा भी रहता है, इस वजह से लोग घरों से भी कम निकल रहे हैं, कामकाज करके आएंगे। और जो वोटिंग परसेंटेज आपने बताया है वो हो सकता है इजाफा उसमें हो इन 9 विधानसभा सीटों पर। लेकिन जब बात करते हैं कास्ट समीकरणों को यहाँ पर साधने की, तो पीडीए का जो फॉर्मूला लगातार समाजवादी पार्टी देती आई है, तो उसको उसने अब की बार किया भी है। उसने मुस्लिमों को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, उसके बाद दलितों को वोट दिए हैं, उसके बाद अदर जो कास्ट है उसको वोट दिए गए हैं। बीजेपी की बात की जाए जो लगातार आरक्षण के मुद्दे की काट ढूंढने की कोशिश करती है, उसने 5 ओबीसी को यहां पर वोट दिया है, इसके अलावा 2 दलितों को यहां पर वोट दिया गया है। लेकिन कुंदर की सीट की बात कर ले, करहल सीट की बात कर ले, या फिर गाजियाबाद सीट की बात कर ले, जहां पर अब की बार एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, इसका मतलब है इन 3 सीटों पर वोट शिफ्टिंग होगी, वोट काटे जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, अब की बार वो भी इस उपचुनाव में लड़ रही है, उनके भी कैंडिडेट फील्ड पर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार उस तरीके से देखने को नहीं मिला, ना ही मायावती की तरफ से, ना ही आकाश आनंद की तरफ से। जी बिल्कुल, बता दूं कि इस बार यह देखने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से उपचुनाव में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, जिस तरह से उपचुनाव में उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है, तो कहीं ना कहीं पूरे 9 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी के जो स्टार प्रचारक रहे हैं, आकाश आनंद और बात की जाए तो मायावती की, तो ये लोग कहीं पे भी अपना प्रचार करते हुए नहीं दिखे हैं। बात की जाए अगर प्रयागराज की, तो प्रयागराज में इन्होंने टिकट जरूर दिया है, इन्होंने कैंडिडेट जरूर खड़ा किया है फूलपुर में, पर कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का कहीं भी उनका अपना कोई भी इनकी बैठक देखने को नहीं मिली, कोई स्टार प्रचारक नहीं आया प्रचार करने के लिए। और फिलहाल देखने वाली बात यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इस पे सिर्फ और सिर्फ अपने कैंडिडेट को उतार करके यह आंकड़ा देखने की कोशिश कर रही है कि क्या उनको उपचुनाव में कोई फायदा होने वाला है, बिना स्टार प्रचारक के क्या बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी, जब काउंटिंग होगी उसमें पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट मिलते हैं और बिना स्टार प्रचारक के उनके कैंडिडेट कितना अपनी तरफ से जो भी प्रचार कर रहे हैं, कितना वो वोटरों को लुभाने में कोशिश किए हैं। और अगर बात की जाए जिस तरह से अवैसीउद्दीन ओवैसी की पार्टी जो अभी कई जिलों में, कई विधानसभाओं में लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वह भी मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह मुसलमानों के अपने हक की बात करते हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरह से वो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की हक की बात करके उनको वहां हक दिलाते हैं, उसी तरह से वह समाजवादी पार्टी के एकदम विपरीत जा करके कहीं ना कहीं पे वह मुसलमानों के लिए ही बात करते हैं। और बात की जाए तो उनका यही कहना है कि मुसलमान के साथ साथ हमारे पास ओबीसी भी हैं, हमारे पास दलित भी हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं अवैसीउद्दीन ओवैसी को वोट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनका एक तरह से खाता खुलने की बात अगर हो जाए, तो कहीं अगर उनके कोई कैंडिडेट जीतता है तो ये उनके लिए खाता खुलने वाली बात होगी। अगर उनका कैंडिडेट अगर टॉप 3 में भी आता है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि ओवैसी की पार्टी यूपी में कहीं ना कहीं अपनी
कोई जगह बनाने में कामयाब रही है। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखिए जो तमाम नारे मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं या फिर जो एसपी सुप्रीमो है अखिलेश यादव उनकी तरफ से दिए गए हैं, ये तो कितने कारगर होंगे ये तो जनता बता ही देगी। और 23 नवंबर को पता भी चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीत कर आते हैं और जो विधानसभा है उसके अंदर क्या समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ती है, बीजेपी की सीटें बढ़ती है। लेकिन जब हम तमाम बातों का जिक्र करते हैं, चाहे चुनाव में जो चुनावी नारे दिए गए थे उनका जिक्र कर ले या फिर जो बाकी मुद्दे उठाए गए थे उनका जिक्र कर ले, यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए तो यहां पर देखिए अंदरूनी कलह जो इस तरीके से शुरुआत में देखने को मिली थी लोकसभा चुनाव के बाद में, और लगातार जो दिल्ली के दौरे बीजेपी उत्तर प्रदेश के नेताओं ने लगाए थे वो भी किसी से छिपा नहीं है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी कि जो विधानसभा की 9 सीटें हैं उनमें से कम 4 सीटों पर लड़ा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। ऐसे में कांग्रेस ने चुनावी माहौल देखा उत्तर प्रदेश का क्या है, शांत हो गई, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। और जब बाकी पार्टियों की हम यहां पर बात करें, चाहे बीएसपी हो, आजाद समाज पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को होने वाला है। जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से भाजपा ने अपने ओबीसी कैंडिडेट को जो फूलपुर में उतारा है, और अगर बात की जाए जैसे आजाद समाज पार्टी ने, उन्होंने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा हुआ है और समाजवादी पार्टी ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक तरह से झटका लग सकता है, चाहे वो प्रयागराज के फूलपुर में हो, चाहे वो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में है, क्योंकि जहां पर जो अवसुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी अब मुस्लिम कैंडिडेट को उतारे हुए हैं और वो अभी चुनाव लड़वा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट बटेगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो वोट रहे हैं, जो पहले से वोट रहे हैं, वह ज्यादा बटने की उम्मीदें नहीं दिख रही, क्योंकि ये नई पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में भी आई हुई हैं, तो इनको पूरी तरह से मुस्लिम वोटर भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों को लेकर के इतना सजग है, उन्होंने मुस्लिम वोटरों के लिए इतना कुछ किया है, उनको इतने वादे किए हैं कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को छोड़ करके दूसरी तरफ जाने में एक बार वो सोचेंगे कि वहां जाया जाए कि ना जाया जाए। फिलहाल समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, पर उतना हद तक नहीं हो रहा है जितना हद तक उनको नुकसान होना चाहिए। और बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा यह कहती है कि हमारे पास जो वोट बैंक है वो हमारे पास हर तरह का वोट बैंक है। फिलहाल भाजपा के पास कोई मुस्लिम वोट बैंक अभी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, तो भाजपा ने इस बार मुस्लिमों को भी रिझाने की कोशिश की है। कुछ मुस्लिमों ने साथ भी देने का वादा किया है, कुछ मुस्लिमों ने फूलपुर विधानसभा में भी भाजपा का सपोर्ट करने के लिए कहा है कि इस बार वो भाजपा का ही सपोर्ट करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो जिस तरह से आज वोटिंग का दिन है, आज वोटिंग होने के बाद 23 तारीख को जो इसके परिणाम आएंगे उस पर पता चलेगा कि भाजपा को कितने वोट मिले, समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले और आजाद समाज पार्टी को कितने वोट मिले, यह उस दिन क्लियर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ 5 राज्यों की 15 सीटों पर भी बाय पोल इलेक्शन यहां पर जारी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वोटिंग जारी है और तमाम बड़े नेता, चाहे शिवसेना कैंडिडेट शाइना एनसी हो, मोहन भागवत हो, तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग जारी है, झारखंड में 38 सीटों पर सेकंड फेज में वोटिंग जारी है। 528 कैंडिडेट की आज किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो 15 विधानसभा सीटों पर आज बायपोल इलेक्शन भी हो रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में 9, पंजाब की 4 सीटों पर बायपोल इलेक्शन है। तो ये 2 तस्वीरें विधानसभा चुनाव की जहां महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर है, और 2 तस्वीरें विधानसभा उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है, तो महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज के अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर ही कुल मिलाकर 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो झारखंड में दूसरे फेज का मतदान आज जारी है, 38 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है, तो पंजाब के अंदर भी बायपोल इलेक्शन जारी है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। सुबह से ही सर्दी का मौसम है, लेकिन ऐसे में लोगों में उत्साह पूरा बना हुआ है लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर, जो 5 साल में एक बार आता है, जब एक बार अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका लोगों के पास होता है। और इसी को देखते हुए इसी उत्साह के साथ लोग पोलिंग बूथों पर जाकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं।
तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अभिनव नायक का। अभिनव, केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बायपोल इलेक्शन है, पंजाब के अंदर भी बायपोल इलेक्शन है। अगर खासकर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो चूंकि 9:30 बजने के करीब है, तो ऐसे में कितना % वोटिंग अभी तक सामने आया है? जी बिल्कुल अमीषा, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान चल रहा है। इसके अलावा जो है सभी पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अभी निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है कि अभी तक कितने % मतदान हुआ है। हालांकि सुबह से ही जो है वहां पर अधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरह से जो है चुनाव को लेकर तैयारियों को परखा गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी वहां पर स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह के जो है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो। इसके अलावा जो है कहीं न कहीं जिस तरह से केदारनाथ उपचुनाव एक हॉट सीट मानी जाती है, उसको लेकर भी लोगों के बीच क्रेज बना हुआ है कि अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर भी लोग वहां पर उत्साहित देखे जा रहे हैं। जी अमीषा। जी अभिनव, वहां पर जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से पोलिंग बूथों पर क्या तैयारी है? कितने पोलिंग बूथ है, कितने पिंक पोलिंग बूथ है? इसके अलावा जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, क्या उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है? जी बिल्कुल अमीषा, अगर केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बात करें तो 90,875 मतदाता केदारनाथ उपचुनाव के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है 173 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 7 जो हैं दुरुस्त क्षेत्रों में मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा 6 प्रत्याशियों का भाग्य जो है आज ईवीएम में भी बंद होता दिखाई देगा और लगातार जो है यह मतदान केंद्र यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जो है सुबह से ही मतदान चल रहा है, जो कि पूरे दिन चलेगा भी। और प्रशासन ने भी जो है वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है काफी लंबे समय से केदारनाथ में जो है तैयारियों का जो है फीडबैक भी लिया जा रहा था और तैयारियां जो है पुख्ता की गई थी। इसके अलावा जो है लोग जो है वहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ एक हॉट सीट होने के साथ साथ वहाँ के लोगों में भी अपने विधायक को चुनने का जो है बेसब्री से इंतजार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव अपडेट देने के लिए। तो केदारनाथ, उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव जारी है, जिसके लिए लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में तो विधानसभा चुनाव के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात की जाए तो वहां पर बाईपोल इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है और 23 नवंबर को बाईपोल इलेक्शन का भी रिजल्ट आउट होगा। और जो इतने दिनों से तमाम दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में थे, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, जहां पर तमाम स्टार प्रचारक इस चुनावी मैदान में थे, तमाम नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, तमाम गारंटियां दी जा रही थी, अपने मैनिफेस्टो में तमाम गारंटियां दी जा रही थी, जनता के बीच में जाकर उन मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही थी। इसका फैसला 23 नवंबर को आएगा। आखिरकार महाराष्ट्र की जनता ने, झारखंड की जनता ने, यूपी में जहां पर बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर जनता ने कितना इन वादों पर, चुनावी गारंटियों पर भरोसा किया है। और हमारे संवाददाता रजनीकांत तिवारी मैनपुरी से लाइव जुड़ चुके हैं, जहां पर इस वक्त बाईपोल इलेक्शन चल रहे हैं। रजनीकांत, आप कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद है और क्या कुछ वहां का नजारा है? कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी अमीषा, आपको बता दूं, इस समय मैं करैल की सदर पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, जहां पर मतदाता वोटिंग करने जा रहे हैं। सर्दी की वजह से मतदाता जो वोटिंग का बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि सर्दी ज्यादा हो गई थी, इसलिए मतदाता धीरे धीरे निकल रहे हैं। जैसे ही धूप चलेगी वैसे ही मतदाता के वोट डालने की गर्मी बढ़ेगी। और आपको बताता हमेशा ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से 1996 से लेके अभी तक समाजवादी का पार्टी का कब्जा रहा है। सिर्फ एक बार 2000 में समय बीजेपी ने, जो उनके विधायक थे सोबरन सिंह यादव विजयी हुए थे, उन्होंने फिर बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। तब से लेके अभी तक समाजवादी पार्टी का कब्जा है और इसको हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी के जो तेज प्रताप यादव प्रत्याशी हैं और बीजेपी ने उन्हीं के रिश्तेदार, जो कि रिश्ते में फूफा लगते हैं, अनुजेश प्रताप यादव, कहीं ना कहीं बीजेपी ने अनुजेश प्रताप यादव को यहाँ का प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी को हराने की पूरी कोशिश की है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 23 तारीख को ये पता चलेगा कि आने वाले जो मतदान खुलेंगे तब पता चलेगा यहाँ से तेज प्रताप यादव चुनाव जीते हैं या अनुजेश प्रताप यादव। और यहाँ पे हमारे साथ
जो वोट डाल के मतदाता आए हैं उनसे भी हम आपको बताते हैं, अवगत कराते हैं किस मुद्दों पर लेके इन्होंने मतदान किया है। जी जी, आपने मतदान कर दिया? जी मतदान। आपने किन मुद्दों को लेके मतदान किया? यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है और लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको लगातार छीना जा रहा है। लगातार आदमी किसान परेशान है, डीएपी खाद नहीं मिल रही, लंबी लंबी लाइन लग रही है। किसान का जो पिछली बार धान का मूल्य था उससे लगातार करीब 800-900 रुपए डाउन लिया है। तो यहाँ लगातार सब त्रस्त हैं। उसी पे महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे मान के हमने वोट किया है समाजवादी पार्टी के लिए और तेज प्रताप यादव के लिए। जैसा कि इनका मतदाताओं का कहना है कि रजनीकांत से ये पूछेगा, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दे गिनाए हैं वो बेरोजगारी मुद्दा गिनाया है और जो इस तरीके से किसानों को जो परेशानियां हो रही है वो गिनाए हैं, लेकिन जो नारे यहाँ पर पार्टियों की ओर से दिए गए थे, जो पार्टियों की ओर से मुद्दे उठाए गए थे, क्या जब वो वोट कास्ट करने जा रहे थे क्या वो मुद्दे उनके दिमाग में आए थे जो मुद्दे पार्टियों की ओर से गिनवाए गए थे? जी, क्या पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों को कोई आपने उनको दिमाग में लेके मतदान किया है या आपने हिसाब से मतदान किया? नहीं, हमारा जो जनता का लगातार जो शोषण हो रहा है और जितने भी, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सभी वर्ग इस सरकार से त्रस्त है, परेशान है। कर्मचारी परेशान है, ये लगातार कर्मचारी पेंशन खा गए, दोबारा पेंशन देने को तैयार नहीं है, जबकि खुद 3-3 पेंशन ले रहे हैं लेकिन कर्मचारी को पेंशन नहीं देना चाहते। किसान लगातार परेशान है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। किसान का जो उत्पादन करता है वो लगातार गिरता जा रहा है। गेहूं का भाव गिर लगातार, अभी धान का भाव लगातार बिल्कुल गिर गया। किसान अब आलू गेहूं हो रहा है। आप अगर बाकी वोटर्स से भी बातचीत कर पाए और आप पोलिंग बूथ पर दिखा पाए कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने वहां पर तैयारियां कर रखी है। जी, चुनाव की तैयारियां से प्रशासन की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चुनाव आयोग ने काफी फोर्स लगा रखा है, केंद्रीय सुरक्षा बल लगा रखा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर सुरक्षा की दिखाएं किस तरीके की सुरक्षा की गई है और पीछे बूथ को भी दिखाएं किस तरीके से सुरक्षा की गई है। और जहाँ पे कहीं असंवेदनशील है, कहीं बूथ ऐसे हैं जहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है, उनको सही तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है। जी रजनीकांत, चूंकि 9 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन होता है वो एक मोटा आंकड़ा दे देता है, अगर अभी तक मैनपुरी की अगर खासकर करहल सीट की बात जाए तो वहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज अभी सामने आया है? क्योंकि जैसा कि आपने भी दिखाया कि सर्दी है, इस वजह से लोग अभी उतना सामने नहीं आ रहे, उतना वोटिंग डालने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा लोग भी घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करने आएंगे। जी, मैं आपको बता दें, अभी तक जो आंकड़ा प्रशासन की तरफ से जारी किया जाता है, अभी प्रशासन ने जारी नहीं किया है। जैसे ही प्रशासन इस आंकड़े, मतदाता के आंकड़े को जारी करेगा, मैं अपडेट कराता रहूंगा। जी रजनीकांत, अगर बाकी वोटर्स से भी अगर आप बातचीत कर पाए, उनसे भी जान पाए कि उन्होंने वोट कास्ट करते समय दिमाग में उनके क्या कुछ चल रहा था, क्या मुद्दे उनके लिए सबसे पहले थे और सबसे प्रायोरिटी में उन्होंने रखकर वोट किया? जी, यहाँ पे जो मतदाता हैं उनके मुद्दे बेरोजगारी है, खाद है, जो पुरानी पेंशन है, इन लोगों को लेकर मतदाताओं ने बताया है, इन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है। और मैम, एक हमारे साथ एक मतदाता हैं जो व्हील चेयर से अपने प्रत्याशी को वोट डालने आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या इन मुद्दों को लेकर इन्होंने वोटिंग की है। हेलो नेताजी, किस मुद्दों पे आपने आज मतदान किया है? हमने किया है, विकास होता है, विकास नहीं होता, सड़कें खराब थी, व्हील चेयर नहीं मिल पाती थी, हमारे नेताजी ने दिलवाई है और नेताजी हमसे मिलते रहते, हमें तो आते रहते हैं। सड़कें बहुत खराब हैं, बहुत विकास की कमी चल रही है, लाइटें खराब होती हैं, कोई एम्बुलेंस मिलती नहीं, स्वास्थ्य को घर जाए, स्वास्थ्य खराब हो तो एम्बुलेंस भी नहीं मिलती अब तो सरकार में, एम्बुलेंस मिलती नहीं, डॉक्टर की कुछ सुविधा कम हो गई, सुविधाएं बहुत कम हो गई। जी
बिल्कुल बिल्कुल रजनीकांत, देखिए तमाम पार्टियों ने जो प्रचार प्रसार किया, वोटर्स की बात को सुनकर लगता है, वो कहा जाता है ना, जनता है सब जानती है, जनता जनार्दन सब कुछ होते हैं। तो जनता ने आज जिस तरीके से बताया कि विकास के मुद्दे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, धरातल पर जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उसको हमने ध्यान में रखते हुए वोट डाला है, ना कि प्रचार के दौरान क्या नारे दिए गए, क्या गारंटियां दी गई है। इन सभी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया रजनीकांत, तमाम जानकारी के लिए और तमाम अपडेट के लिए।